हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जीवन सर जियो ऑनलाइन। आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट एंड वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में। तो सबसे पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, हिंदी में बोलते हैं विकास की संकल्पना। आखिर ये जो विकास है या डेवलपमेंट है, इसका अर्थ क्या है, डिफाइन करते हैं। पहले देखते हैं क्या है। डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग मटेरियल एंड नॉन मटेरियल वेलबींग ऑफ द पीपल इन एनी रीजन। अब देखिए कि मेटेरियलिज्म का अर्थ क्या हो गया। यहाँ पर मटेरियल क्या है? आर्थिक विकास। आर्थिक विकास में घर है, आपका अच्छे कपड़े हो गए, आपके इनकम हो गए बहुत अच्छा, फैमिली लेवल पर आप ये देखें कि बहुत अच्छी इनकम हो जाए, या किसी कंट्री के लेवल पर आप ये देखें कि जीडीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और वहाँ पर जो है आर्थिक विकास जो है हर एक लेवल पर अच्छा हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं मटेरियल एक्चुअली कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट। अब नॉन मटेरियल क्या होता है कि नॉन मटेरियल का मतलब ये है कि आर्थिक विकास के बाद भी अगर इंसान हैप्पी नहीं है या स्वस्थ नहीं है और सब पैसा है, पर कैपिटा इनकम भी बहुत है, आपका सब चीज़ अच्छा है, बट हेल्दी नहीं है, हैप्पी नहीं है, तो ये आपका डेवलपमेंट के अंतर्गत नहीं आएगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट में बोथ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल वेलबींग, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल एक्चुअली इन एनी रीजन अगर है तो उस रीजन को हम डेवलप्ड रीजन कह सकते हैं। देखिए, ये जो अवधारणा अभी विकास का है, इसमें एक होलिस्टिक अप्रोच है। ये होलिस्टिक अप्रोच हिस्टोरिकली ये जो है इवॉल्व हुआ है, ये एक दिन में नहीं हुआ है। तो देखते हैं कि ऑल्दो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट जो है ये मल्टी डायमेंशनल है, एक डायमेंशन एक डिफिनेशन में इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। सो देयर इज नो यूनिवर्सल एक्चुअली definition of development. So actually it is multi-dimensional process involving reorganization and reorientation of entire economy and social system to achieve material and non-material well-being of the people in any region. अब देखिए, यदि आपके मेन है क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है? वेल एजुकेटेड, वेल हेल्दी एंड जो है और इनकम भी अच्छा हो और वो हैप्पी रहे। तो लोग जो हैप्पी रहेंगे इसको बोलते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ। वहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी हो, लोग अधिक दिन तक जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो ज़्यादा हो, अधिक दिन तक जिए उस और निरोगी जीवन रहे, तो हम उसको जो है कहीं न कहीं इसके अंतर्गत लाते हैं। इसके अलावा आप ये देखें कि समाज में समरसता, समाज में डेमोक्रेसी भी आपके नॉन मटेरियल वेलबींग के अंतर्गत आता है। समाज में शांति, पीस, ये जो है बहुत ही एक्चुअली ज़रूरी है। और डेमोक्रेसी का मतलब होता है जो भी विकास हो, जो भी आर्थिक विकास हो या सामाजिक विकास हो या राजनीतिक विकास हो, वो समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर जब हम किसी रीजन में चलते हैं, किसी क्षेत्र में हम देखते हैं ये चीज़, तो हम उस क्षेत्र को विकसित और जो है वो क्षेत्र या देश हम कहते हैं। देखिए, एक्चुअली मटेरियल, जैसा कि मैंने बताया कि मटेरियल वेलबींग का अर्थ होता है कि आप किसी कंट्री को ले लीजिए तो जीडीपी वहाँ पर हुआ, एनएनपी हो गया। यदि और आप रिफाइंड वे में बोले तो एनएनपी नेशनल एक्चुअली इनकम हो गया वो। उसके बाद आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्चुअली डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो, रोड, पानी, बिजली, ये सब बहुत ही अच्छा हो, और इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ द पीपल, और जो है लॉट्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट की जो है वो मौके हों, रोजगार की संभावनाएं हों, और स्वास्थ्य और सुविधाएं जो हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा की जो सुविधाएं हैं वो अच्छी हो जाए। अब देखिए नॉन मटेरियल में क्या होगा। सबसे पहले ये बताया मैंने आपको कि सामाजिक जो लोकतंत्र है, सामाजिक और राजनीतिक लोकतंत्र होना चाहिए। अब मान लें किसी देश की जो है जीडीपी बहुत अच्छी है, मान लीजिए आप मिडिल ईस्ट को ले लीजिए। मिडिल ईस्ट में जो है पर कैपिटा इनकम बहुत ही अच्छी है, वहाँ का जीडीपी बहुत अच्छा है, एनएनपी बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ पर क्या है कि समाज के सभी वर्गों को जो है वो समान अधिकार नहीं है। महिलाओं और पुरुष के बीच जो गैप है मिडिल ईस्ट में और वीकर सेक्शन के वहाँ पर आप ये देखिएगा कि महिलाओं को वहाँ पर वीकर सेक्शन माना जाता है, तो इसलिए मिडिल ईस्ट को हम डेवलप्ड एक्चुअली कंट्री के अंतर्गत नहीं रखते हैं।
तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे, जब तक जो है समाज के हर एक वर्ग किसी भी देश में या किसी भी एक्चुअली क्षेत्र में, रीजन में, प्रदेश में, समाज के हर एक व्यक्ति और हर एक एक्चुअली व्यक्ति तक जो है वो जो है वो डेमोक्रेसी का लाभ और जो है आर्थिक विकास का लाभ एक्चुअली नहीं पहुंचेगा, तब तक जो है हम उस क्षेत्र को डेवलप्ड एक्चुअली क्षेत्र या रीजन या कंट्री नहीं बोल सकते। तो डेमोक्रेसी ऑल्सो इन्वॉल्व एम्पावरमेंट ऑफ द वीकर सेक्शन, जैसा बताया गया है। हमारे देश को आप ले लीजिए कि हमारे देश में विकास का जो लेवल है वो हर एक क्षेत्र में समान रूप से नहीं है, और ये तभी संभव है जब महिलाओं, शेड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब को बराबर रूप से अधिकार मिले और बराबर रूप से रियलिटी में, या वो पॉलिटिकल सिस्टम हो यो और वो इकोनॉमिक सिस्टम हो, या वो किसी या वो पंचायत लेवल पर हो या वो स्टेट लेवल पर हो, तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी चाहिए, और ये बहुत ही ज़रूरी है। और आर्थिक विकास में सभी का सहयोग और सभी का आर्थिक विकास हो जो है ना, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। एम्पावरमेंट करके ये सिर्फ प्रोग्राम दे के उसको दे दिया जाए, ऐसा नहीं, विकास के अंतर्गत ऐसा नहीं सोचा जा सकता है। एम्पावर्ड करना पड़ेगा। वी हैव टू डेवलप द पीपल्स कैपेसिटी टू एलिमिनेट द पॉवर्टी, है ना। गरीबी हटाओ, ऐसे नहीं एक्चुअली हटेगा जब तक लोगों की शिक्षा और लोगों का स्वास्थ्य बेहतर बना के, उसको ट्रेंड करके, उसके रोजगार की क्षमता को बढ़ा करके हम यदि जब तक नहीं करेंगे, तब तक हम उसको जो है पूरे समाज का विकास नहीं कर सकते हैं, और ये विकास के डेफिनेशन के अंतर्गत तब तक नहीं आएगा। तो अब क्या है कि एम्पावरमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इसमें यह है कि कई प्रकार के चेंजेस आपको लाने पड़ेंगे समाज के सभी वर्ग को एक्चुअली मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, और इसमें इंस्टीट्यूशनल चेंज जो है रिक्वायर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर जो है आपका ये सारी चीज़ें, पॉलिसी लेवल पर, प्रोग्राम लेवल पर, प्रोजेक्ट लेवल पर, ये सारे लेवल पर जो है क्वालिटेटिवली जो है और क्वांटिटेटिवली जो है वो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, तभी विकास के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत ये आएगा। अब देखिए, ये तो ओवरऑल होलिस्टिक वे में आपको ये बताया कि व्हाट इज़ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज अ होलिस्टिक कॉन्सेप्ट that includes material and non-material well-being of the people or quality of life of the people. A society, country, region is called developed if all these material and non-material aspect actually are available in actually particular region, then that region or country or any actually any area can be called as developed area. तो अब चलते हैं। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये अभी का जो कॉन्सेप्ट है ये इवॉल्व हुआ है, एक दिन में नहीं हुआ है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले विकास का अर्थ सिर्फ जो है आर्थिक विकास से था, और इकोनॉमिक ग्रोथ जो था, एक्चुअली इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बाद में आया। बेसिकली कॉन्सेप्ट सबसे पहले था इकोनॉमिक ग्रोथ, कि भाई जीडीपी बढ़ाइए, पर कैपिटा इनकम बढ़ाइए। दैट वाज द एंड दैट थ्रू दैट इज थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू आप उसको जो है वो आप करो। दैट वाज द मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सो इंडस्ट्रियल ग्रोथ वो एक्चुअली कंट्रीब्यूट्स सब्सटेंशियली टू द जीडीपी। तो सरकारें हो गई, तो उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले जितने भी अर्थशास्त्री थे, जैसे रोडेन, नक्स, लेविस, कुजनेट्स और महालनोबिस have done pioneer work in actually development economics. According to their view, they focused on the growth rate of real per capita income that might actually give economic welfare to the people. इनका कॉन्सेप्ट ये था कि जब तक हमारे देश में या किसी भी क्षेत्र में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक जो है वो वहाँ पर आर्थिक विकास नहीं होगा, और जब तक आर्थिक विकास या जीडीपी, वहाँ पर सीधे ये माना गया आर्थिक विकास का मतलब हुआ जीडीपी को बढ़ाया जाए। तो ये महालनोबिस एक्चुअली के कॉन्सेप्ट पर ही आप ये देखेंगे कि हमारा जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है 1950s और 60s में यहाँ पर इम्प्लीमेंट भारत में किया गया था।
तो टिल 1960s आप देखें कि आर्थिक विकास जो था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पहले ग्रोथ आया कंसेप्ट, फिर आया इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो है वो टिल 1960 द टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज टर्म एज सिनोनिम्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसमें क्या है, जीडीपी ग्रोथ हो जाए तो हम विकास मानेंगे उसको। लेकिन अब जो है डेवलपमेंट जो है वो सेम इकोनॉमिक ग्रोथ को नहीं माना गया, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ से सिर्फ काम नहीं चलेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ थोड़ा सा आपको इक्विटी भी लाना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन पर भी फोकस करना पड़ेगा, कि जो कंट्री, जो रीजन, जो क्षेत्र, प्रदेश, देश जहाँ पर जीडीपी, एनएनपी तो बहुत अच्छा बढ़ा, जो है घरेलू एक्चुअली उत्पाद तो बहुत ही अच्छा हुआ, लेकिन उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कुछ लोगों के हाथ में ही वो रह जाए तो हम उस क्षेत्र को विकसित नहीं कर नहीं सकते, और उसको हम विकसित जो क्षेत्र बोल नहीं सकते। जब तक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा इनकम का, तब तक वहाँ पर जो है विकास नहीं माना जाता है। तो सेवरल वेलफेयर इकोनॉमिस्ट जो है, जो कल्याण पर जो फोकस एक्चुअली करने वाले जो अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशनल एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इनकम, जो इनकम कंट्री का है, देश का है, या किसी क्षेत्र का है, प्रदेश का है, उसके इनकम को समाज के सभी वर्गों के बीच किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन हो। और डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ ऐसे बांट देने का कॉन्सेप्ट नहीं है। विकास में यह है कि वो अर्न करे, इतनी कैपेसिटी उन लोगों में होनी चाहिए, समाज के सभी समुदाय में, जो वेल एजुकेटेड, वेल स्किल्ड, हेल्दी, और ये सारे लोग जो हैं कैपेबल हों कि जॉब के लिए, और जॉब करके वो अर्न कर पाएँ और आर्थिक विकास के गतिविधियों में सहायक भूमिका निभाएं, तब हम उसको विकसित कम्युनिटी और विकसित क्षेत्र, विकसित राष्ट्र बोल सकते हैं। तो बट इनकम जनरेशन विद द डिस्ट्रीब्यूशन वॉज द टूल टू रिड्यूस पॉवर्टी। देखिए, इनकम तो जरूरी है, इसके साथ साथ एक्चुअली पॉवर्टी जो है उसको आप कम किया जा सकता है। अब देखिए, इसमें अमर्त्य सेन का कंट्रीब्यूशन तो बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं इन्होंने वेलफेयर इकोनॉमिक्स और डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट पर एंड पॉवर्टी पर बहुत अच्छा काम उन्होंने किया हुआ। कई बुक्स उन्होंने लिखा, और इसमें आप ये देखेंगे कि उन्होंने मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट कहा। उन्होंने कहा कि जो भी ग्रोथ अभी तक हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ, वो कहीं न कहीं मात्र 40% जो गरीब लोग हैं जो है वहीं तक 40% ऑफ द वर्ल्ड एक्चुअली पोरेस्ट पीपल had got the kind of impact of this economic development और इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसमें वेलफेयर इकोनॉमिस्ट ने ज़्यादा फोकस किया डिस्ट्रीब्यूशन पर। डिस्ट्रीब्यूशन एंड जो है वो हम इसको देखते हैं कि लेटर इकोनॉमिस्ट रियलाइज्ड that the economic development is not possible through only production and distribution, that requires the economic and social welfare through progressive reduction and eventually जो है elimination of malnutrition, disease, illiteracy and unemployment। जैसे मैंने कहा आपको कि सिर्फ अब इनकम पहले था कि भाई इनकम हो जाए, जीडीपी बढ़ जाए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है बहुत हायर लेवल पर चला जाए, लोगों में मटेरियलिज्म आ जाए, और मटेरियल जो विकास है वो जो ठीक ठाक हो जाए। अब लेकिन इसके साथ साथ समाज के बहुत सारे वर्ग जो हैं, वो समाज के सबसे जो वीकर सेक्शन है, उनके पास मैलन्यूट्रिशन, डिजीज़, इलिटरेसी और बेरोजगारी, इनइक्वालिटी जो है रही गया। तो फिर उसको, उस क्षेत्र को जहाँ पर इस प्रकार की समस्याएं हैं, उसको हम विकसित नहीं बोल सकते। इस पर काम करने के लिए खास करके विकासशील देश के को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने 1970s में बहुत सारे एक्चुअली अप्रोच पर फोकस किया। उसमें से एक अप्रोच था बेसिक नीड अप्रोच, जिसमें 1970s में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन had proposed a basic need concept approach to deal with the kind of these problems of the kind of malnutrition, disease, illiteracy, unemployment and inequality।
तो कैसे होगा ये? तो बेसिक नीड को फुलफिल करें, है ना। तो बेसिक नीड पर सरकार ही उसमें ज़्यादा अच्छे तरह से प्रयास जो है यदि करेगी तो अच्छा रहेगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फूड, बेसिक फूड, न्यूट्रिशनल फूड, बैलेंस फूड चाहिए। तो इसके थ्रू आप देखेंगे 70s में हमारे देश में भी जो है PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पूरे इंडिया में लागू किया गया और बेसिकली जो गरीब लोग हैं उनको जो है अनाज की जो है वहाँ पर लोगों को एक्सेसिबिलिटी वहाँ बढ़ी। इसके साथ साथ आप देखेंगे शेल्टर, घर और क्लोथिंग और कम्युनिटी एक्चुअली सर्विसेज लाइक सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड देन सैनिटेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन एंड कल्चरल फैसिलिटीज़। तो ये बेसिक नीड पर फोकस किया गया। और उसके बाद आप 1979 में इस चीज़ को मेज़र करने के लिए, डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए, भाई जब आप इतनी एक्टिविटीज़ आप कर लिए, आपने हेल्थ सुविधाएं दे दी, आपने शिक्षा दे दिया, आपने फूड दे दिया, शेल्टर दे दिया, क्लोथिंग दे दिया, तो इसको जब होने के बाद कैसे माप करें कि वो जो है वहाँ पर विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। तो 1979 में डेविस मॉरिस ने जो है एक इंडेक्स डेवलप किया जिसका नाम था फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ, कहीं ना कहीं इतनी सुविधाएं हैं तो उसका इम्पैक्ट तो मानव के जीवन प्रत्याशा पर तो पड़ेगा, है ना। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, साक्षरता का दर क्या है, तो ये 3-4 चीज़ लेकर के किसी भी एरिया को या कई ऐसे रीजन्स के डेटा को लेकर के जो है क्वालिटी, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेजरमेंट किया गया। ही ट्राई टू मेजर द मैक्रो लेवल पॉवर्टी, सोशल वेलफेयर एंड इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। नाउ मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि डेविड मॉरिस ने 1979 में जो वर्क किया वो फोकस रहा था पॉवर्टी पर, किस प्रकार से सोशल वेलबींग किया जाए, किस प्रकार से हमारे समाज में इनइक्वालिटी कम हो। इसमें अमर्त्य सेन का वर्क जो है पॉवर्टी, फेमाइन एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स पर बहुत ही अच्छा रहा। एक्चुअली अमर्त्य सेन ने का एक वर्क जो है पॉवर्टी एंड फेमाइन पर ज़्यादा रहा है। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था इंटाइटलमेंट एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेबिलिटी। एक्चुअली अमर्त्य सेन ने ये कहा कि मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग और फिनिश्ड गुड को प्रोड्यूस करने से नहीं होगा। मार्केट इज़ full of suppose goods available in the market, but the thing is that people don't have capability to purchase it. So until unless, जब तक हम समाज के सभी फैमिली को, सभी वर्ग के फैमिली को इंटाइटलमेंट दें। इंटाइटलमेंट क्या होता है? जैसे कुछ लैंड आ गया किसी के पास, या कुछ पशुधन है, या कुछ ऐसे हाउसेस हैं जहाँ पर वो रेंट से दे कैन अर्न मनी। तो कहीं ना कहीं ये मेन चीज़ है कि इंटाइटलमेंट कुछ होना चाहिए और देन क्या जो है उनकी कैपेबिलिटी पर फोकस किया जाए। तो कैपेबिलिटी क्या है कि भाई 3 चीज़ें हैं, एक तो हेल्थ होना चाहिए, दूसरा एजुकेशन होना चाहिए और तीसरा ट्रेनिंग होना चाहिए। तो ही एक्चुअली सेन कंसंट्रेटेड ऑन एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटीज ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इंटाइटलमेंट। अब देखिए, इंटाइटलमेंट से कैपेबिलिटी बढ़ेगी, कैपेबिलिटी से इंटाइटलमेंट बढ़ेगा। अगर कैपेबिलिटी है तो इंसान और अर्जित कर लेगा, और कैपेबिलिटी नहीं है तो फिर दिक्कत होगी। और इंटाइटलमेंट यदि है तो यदि कोई किसी माता पिता के पास धन है तो ज़मीन है तो अपने बच्चों को वो ज़रूर पढ़ाएगा, अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं जरूर देगा। तो कहीं ना कहीं ये आपस में लिंक है। और ह्यूमन्स बीइंग मस्ट हैव द काइंड ऑफ मिनिमम द बंडल ऑफ इंटाइटलमेंट टू एक्सपेंड देयर कैपेबिलिटीज़। तो ये चीज़ें हैं ताकि उनके अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाया जाए और दे शुड हैव द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्सरसाइज देयर राइट्स। तो ये चीज़ें हैं। तो दिस कॉन्सेप्ट एंड द मेजरमेंट इंस्पायर्ड सेवरल स्कॉलर्स लाइक महबूबुल हक प्रपोज्ड अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए, ये एक बेंचमार्क जो है इंडेक्स माना जाता है, जिसके अंतर्गत कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट को हम इंडेक्सेस के रूप में मेज़र करके पूरे वर्ल्ड में जो है कंट्री लेवल पर ये इंडेक्स जो है डेवलपमेंट का लिया गया।
अब ये है कि डेवलपमेंट जो है, अब यहाँ पर जो है 90s में डेवलपमेंट का अर्थ सिर्फ मटेरियल और नॉन मटेरियल सिर्फ नहीं है, ये वेलफेयर डेवलपमेंट की ओर जो है जो है कॉन्सेप्ट जाने लगा है। और वेलफेयर डेवलपमेंट को के रिजल्ट को कैसे मेजरमेंट करेंगे, तो ह्यूमन डेवलपमेंट वाज द वन कॉन्सेप्ट कि जितने भी प्रोसेस हैं डेवलपमेंट के, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस के जो रिजल्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं तीन मेजर इंडिकेटर्स में बांटा गया। तो पहले हम बात करते हैं व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग पीपल्स चॉइसेस बाय गिविंग द बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन एंड वेरी डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नाउ द डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो दिस द पीपल शुड अर्न डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, नॉट जस्ट गिविंग इन द सेंस कि जस्ट मेकिंग द काइंड ऑफ चेंज इन social, economic and political system so that the people can get capability to enhance their decent standard of living, and that is the actually that process involved actually in human development actually objective। तो अब ये देखते हैं, अब नाउ ये कॉन्सेप्ट को देखें कि एजुकेशन होना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ होना चाहिए, ये तीनों चीज़ें जो हैं यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम लोग को इसको जो है मेज़र किया जाता है। तो अब चलते हैं कि ब्रॉडली ये देखिए कि चार कॉन्सेप्ट हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट मेज़र करता है। तो इसमें मेजर क्या है, प्रोडक्टिविटी, इक्विटी, एम्पावरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। तो एक एक करके बात करते हैं। प्रोडक्टिविटी का मतलब हुआ कि भाई इकोनॉमिक जो है डेवलपमेंट और ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। ये तो अभी भी देखिए एक्चुअली 20th सेंचुरी से लेकर के अभी तक इकोनॉमिक ग्रोथ तो एसेंशियल है ही, इसके साथ ही साथ आपको इक्विटी वहाँ पर फोकस करना पड़ेगा। तो ये है कि इट रिक्वायर्स द कंटिन्यूस सपोर्ट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसका बहुत ही आर्थिक विकास और आर्थिक जो वृद्धि है, ये अन्य डेवलपमेंटल प्रोग्राम या वेलफेयर जो भी प्रोग्राम्स हैं, इसको इम्प्लीमेंट के लिए किसी कंट्री के द्वारा तभी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है जब उनके जो है पैसे, संसाधनों का अभाव ना हो। तो इकोनॉमिक जो है ह्यूमन डेवलपमेंट में भी ये माना जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट तभी होगा जब इकोनॉमिक ग्रोथ हो। अब देखिए, पीपल मस्ट बी इंगेज देमसेल्फ इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, ये मैंने कहा आपको, फॉर ऑल इनकम जनरेशन। अब ये है कि इक्वल चांस मिलना चाहिए। देखिए, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी हो या पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी हो या सोशल हो, उसमें कोशिश ये होना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा या किसी सिस्टम को सामाजिक रूप से एक कंसेंसस बना के कि समाज के सभी वर्ग के लोग हर एक सिस्टम में इन्वॉल्व हों, तभी ये जो है कोई भी कंट्री या देश, भारत ऐसा देश जो है डेवलप्ड होगा। तो इसमें यह है कि ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट ये है। उसके बाद द थर्ड द कॉन्सेप्ट इज एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब ये होता, डेवलपमेंट शुड नॉट बी ओनली बाय द पीपल, बट द डेवलपमेंट शुड बी बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। और पीपल के द्वारा, पीपल के ट्रू इकोनॉमिक डेमोक्रेसी तब तक एक्चुअली नहीं आएगा जब तक आप जो है पीपल के द्वारा पीपल का डेवलपमेंट और लोगों के द्वारा लोगों के का विकास, और ये जब तक आपके पास वो नहीं आता है तब तक पीपल कैपेबल नहीं होंगे। मैंने पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है हर एक चीज़ में, या वो आर्थिक विकास में हो, गतिविधि हो, या वो आपका सामाजिक एक्चुअली गतिविधि हो, या वो आपका राजनीतिक गतिविधि हो। समाज के सभी वर्गों का स्थान वहाँ होना चाहिए, और तभी जो है समाज का समूल विकास या वहाँ पर समेकित विकास वहाँ पर हो सकता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में, मल्टी डायमेंशनल एक्चुअली कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए महबूल हक ने कॉन्सेप्ट दिया 1990s में। जो है ये कॉन्सेप्ट UNDP ने एक्चुअली फर्स्ट रिपोर्ट जो है पब्लिश किया, और उस रिपोर्ट का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो 1990 में स्टार्ट हुआ। देखिए, 1991 में इट वॉज द फोकस वॉज द फाइनेंसिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट, फाइनेंसिंग ह्यूमन डेवलपमेंट या कंपोनेंट्स पर फोकस करें। क्या कंपोनेंट पर फोकस करें? तो हेल्थ पर फोकस करें, एजुकेशन पर करें, और इनकम को कैसे बढ़ाया जाए। तो ये चीज़ें हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट, आप देखिए धीरे धीरे
थीम जो है ह्यूमन डेवलपमेंट का मैंने बताया मल्टी डायमेंशनल ये भी है, और उसमें कई एक्चुअली साल अलग अलग टॉपिक पर थीम पर फोकस किया। हर एक रिपोर्ट जो है एक नए थीम को फोकस करते हुए जो है आगे बढ़ा है, इसका विकास हुआ है। जैसे आप ये देखिए कि 1993 में पीपल्स पार्टिसिपेशन बिकेम द फोकल पॉइंट। 95 में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट फोकस्ड ऑन ब्रिजिंग द गैप, जेंडर गैप। देखिए विश्व के स्तर पर, सिर्फ भारत ही नहीं विश्व के स्तर पर महिलाओं और पुरुष में जो है असमानता है, और असमानता को जो है ख़त्म करने के लिए ये 1995 में ये फोकस किया गया, और यहाँ पर वहाँ पर इस रिपोर्ट में बताया गया कितनी इन इक्वालिटी मैन एंड वुमेन के बीच है वर्ल्ड लेवल पर, कंट्री लेवल पर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब ये देखिए हर एक ईयर में कुछ न कुछ एक थीम था जिसको आप इसमें देख सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ईमेल के थ्रू एक्चुअली ये मांग सकते हैं, नोट्स आपको मिल जाएगा, इसमें आप देख सकते हैं। 1997 में आप देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट एक्चुअली फोकस्ड ऑन एसेंशियलिटी पॉवर्टी इराडिकेशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। 98 में देखिएगा फोकस्ड ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। 90s में फिर आपका ग्लोबलाइजेशन के बाद आप देखेंगे कि इनइक्वालिटी, सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी वहाँ पर बढ़ा, और 99 में आप धीरे धीरे आप देखें कई रिपोर्ट जो है इस पर जो है फोकस किया। 2000 में आकर के आप देखेंगे ह्यूमन राइट्स पर फोकस हुआ। उसके बाद 2001 में देखेंगे कि टेक्नोलॉजी पर फोकस हुआ, किस प्रकार से एक्चुअली टेक्नोलॉजी जो है वो पॉवर्टी को कम करेगी और कहीं न कहीं लोगों को जोड़ने का काम करेगी। तो 2002 में आप देखेंगे कि डेमोक्रेसी पर फोकस किया गया, किस प्रकार से वाइब्रेंट डेमोक्रेसी जो है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी जो है वो लाया जाए, जिसमें समाज के सभी वर्ग वहाँ पर हों। उसके बाद 2003 में देखेंगे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कई ऐसे जो है आप देखेंगे ईयर वाइज जो है वो फोकस किया गया, अलग अलग साल में अलग अलग थीम को फोकस किया गया है ना। तो रिसेंट वाला देखते हैं कौन कौन से थीम रिसेंटली आप देखेंगे। रीथिंकिंग, जैसे आप देखिए 2015 में ये फोकस किया, रीथिंकिंग वर्क फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट, फिर से उसको रीथिंक किया जाए, फिर से सोचा जाए। ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर एवरीबॉडी 2000 जो है 16 में ये फोकस किया गया। इस प्रकार से हर एक थीम, हर एक साल नए थीम को लेकर फोकस किया। सारे थीम महत्वपूर्ण है एक होलिस्टिक वे में ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। अब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में 3 इंडिकेटर मैंने आपको बताया कि एक है आपका एजुकेशन, जिसमें लिटरेसी रेट और एनरोलमेंट 2 है, जिसमें लिटरेसी पर जो है 2/3 पॉइंट्स जो है वेटेज मतलब दिया गया है, और 1/3 जो है आपका एनरोलमेंट पर दिया गया है। और दोनों को मिला करके, तीनों को मिला करके एजुकेशन, हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ एंड पर कैपिटा इनकम इन एनएनपी और इन पीपीपी, माने परचेजिंग पैरिटी को लेते हुए जो है इसको मेजर जो है किया गया, जिसको हम कंपोजिट इंडेक्स बोलते हैं। अब देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट रिसेंट, जो सबसे रिसेंट वाला जो ये रिपोर्ट है, इसके क्या थीम है और ये किस चीज़ पर डिस्कस करता है। मेजर जो है मैं आपको ये बताऊंगा कि मेजर जो कंट्रीज़ हैं कौन कौन से हैं जो इंडेक्स में सबसे ऊपर है, और भारत का जो स्थान है वो कहाँ पर है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो ये हो गया। अब देखिए इसका टॉपिक है ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, री इमेजिंग कॉपरेशन इन पोलराइज्ड वर्ल्ड। अभी देखिए आप पिछले 2-3 साल में आप देखेंगे कि वर्ल्ड जो है पोलराइजेशन की ओर जा रहा है। आप यूक्रेन को लीजिए, मिडिल ईस्ट को लीजिए, इजराइल को लीजिए, किस प्रकार से वर्ल्ड जो है इन टॉपिकों, इन एस्पेक्ट को लेकर, इन तथ्यों को लेकर वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड के जो देश हैं वो पोलराइज हो रहे हैं, और ज़्यादातर दक्षिण पंथ की ओर जो है ये चीज़ें जो है वो जा रही हैं। देखिए कोई भी आइडियाज़, कोई भी चीज़ें गलत नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वेलबींग ऑफ द पीपल शुड बी इंश्योर्ड। दक्षिण पंथी हो या उत्तरपंथी हो, वो फर्क नहीं पड़ता है। द मेन थिंग, द क्वालिटी ऑफ द पीपल शुड बी एट द टॉप पोजिशन, एंड द ह्यूमन शुड बी द ह्यूमन बीइंग। सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्चुअली एस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट। तो दिस रिपोर्ट एग्जामिन द challenges arising from the uneven development actually progress। तो इनइक्वालिटी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, ये वर्ल्ड में शांति के लिए ये अच्छा नहीं है। जहाँ शांति नहीं होगी वहाँ विकास नहीं होगा।
तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि वर्ल्ड में स्टेबिलिटी हो, और हमारे भारत में तो है ही सर्वे इसमें जो है सबके लिए कामना है, और सब लोग वर्ल्ड में सुखी रहें। हमारा भारतीय कॉन्सेप्ट तो यही है। तो इस पर फोकस है कि इम्फेसिस ऑन reconfigure the global independence and highlight the pivotal role of the मल्टीलेटरलिज्म इन एड्रेसिंग दिस इशू। देखिए, इसमें पोलराइजेशन से काम नहीं चलेगा, जैसा कि हमारे जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है वर्ल्ड के लेवल पर कई फोरम पर कि आज का जो है 21st सेंचुरी ये युद्ध का समय नहीं है, और मल्टीलेटरलिज्म भारत का स्थान विश्व शांति में सबसे ऊपर होना चाहिए, कि विश्व शांति में भारत की भूमिका इसमें होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं ये जो है बहुत ही एक मेजर रोल इंडिया कैन प्ले इन मेजर रोल इन एस्टेब्लिशिंग जो है वर्ल्ड पीस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड। अब देखिए, ये रिपोर्ट में कहीं ना कहीं ये चीज़ मेंशन है, जैसे कि जेंडर इक्वालिटी, क्लाइमेट चेंज, ये सारी चीज़ें जो भी इम्पैक्ट डालता है ह्यूमन डेवलपमेंट पर इस पर जो है डिटेल जो है वर्णन रिपोर्ट में है। टेक्नोलॉजिकल एंड एनहांसमेंट, मल्टी डायमेंशनल एक्चुअली पॉवर्टी, एक्सेस टू हेल्थ केयर, एजुकेशन, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, माइग्रेशन एंड पैटर्न, रोल ऑफ गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें इसमें जो है वेल एक्सप्लेन्ड है। तो 22 के डेटा 2022 के डेटा पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को निकाला गया, जहाँ 0 to 10 के बीच जो है कंट्री को रैंकिंग के रूप में दिया गया। इसमें देखिएगा कि लगातार जो है जो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री जैसे नॉर्वे हो गया, स्विट्ज़रलैंड, आइसलैंड, ये कंट्रीज़ जो है वो टॉप 1 2 3 4 5 में ऑलवेज जो है पिछले 10 साल से ये सब कंट्रीज़ जो है ऊपर रहे, जिसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा है, बहुत जीवन प्रत्याशा जीने की जो एज है वो लोगों का ज़्यादा है, हेल्थ फैसिलिटीज़ है वहाँ पर, एजुकेशन अच्छा है, पर कैपिटा इनकम अच्छा है। बड़े कंट्रीज़ जो हैं एक्चुअली बट 1 to 5 और 6 में ये एक्चुअली कंट्रीज़, बड़े कंट्रीज़ नहीं आते हैं, जिसमें जो है आप देख सकते हैं। बट इसमें ये देखिए कि इसमें जर्मनी इज़ ऑल्सो वेरी गुड एक्चुअली इन रैंक्स। इंडिया रैंक जो है ये आप ये देखिए कि करीब करीब 200 कंट्री का एस्टिमेशन 190 के आसपास एक्चुअली कंट्री का जो है ये रिपोर्ट बनाया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, और वहाँ पर ये देखिएगा कि 134 रैंकिंग इंडिया का है। तो इंडिया नीड टू इम्प्रूव इट्स इंडिकेटर, स्पेशली इन लाइक हेल्थ बाय एक्चुअली गिविंग हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन, more actually qualitative education to the grassroots level in rural areas as well as the urban areas. Plus health facilities should be well actually need to be improved there. तो अब चलते हैं नेक्स्ट डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट। सबसे रिसेंट वाला जो डेवलपमेंट है आप देखेंगे कि ये है आपका हैप्पीनेस इंडेक्स। हैप्पीनेस क्या इसमें है क्या? व्हाट इज़ हैप्पीनेस? हैप्पीनेस इज़ जस्ट ब्लिसफुल स्टेट ऑफ माइंड। व्हाट इज़ दैट? ब्लिसफुल स्टेट ऑफ माइंड। ये कैसे आएगा? ये एक ह्यूमन डेवलपमेंट से भी एक आगे स्टेज है, जिसमें आप ये देखेंगे कि यदि इंसान के पास इनकम नहीं है तो हैप्पी नहीं रहता है, यदि इंसान शारीरिक रूप से जो है स्वस्थ नहीं तो हैप्पी नहीं रहेगा, यदि इंसान के पास शिक्षा नहीं है तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को डिमोरलाइज फील करेगा, और वो शिक्षित नहीं है तो वो अनहैप्पी होने की चांसेस है, क्योंकि कैपेबिलिटी उनकी कम होगी, स्किल्ड कम होगा, तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। तो भूटान के ये जो कॉन्सेप्ट है हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट, जिग्मे सिगे वांगचुक 1970s में ये कॉन्सेप्ट जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, और उन्होंने बताया था कि दैट इन्वॉल्व्स various aspects like sustainable and equitable socio-economic development, environmental conservation, preservation, and promotion of
कल्चर एंड गुड गवर्नेंस। ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ यदि अच्छी होगी तो लोग हैप्पी रहेंगे। तो अब इसमें इम्पॉर्टेंस ऑफ हैप्पीनेस को यूएन ने भी माना है, और इसलिए 20 मार्च को एवरी ईयर हैप्पीनेस जो है डे के रूप में मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। और इसको हम अब नए रिपोर्ट आने लगे हैं हैप्पीनेस का, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के नाम से ही जाना जाता है। ये जो है ये रिपोर्ट किसके थ्रू आया हुआ, इन कोऑर्डिनेशन विथ गोलप एंड यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन एक्चुअली नेटवर्क एंड ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर के द्वारा ये डेटाबेस को एनालाइज करके, जो आंकड़ों को एनालाइज करके 6 फैक्टर के आधार पर, जिसमें हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीडीपी पर कैपिटा एंड सोशल सपोर्ट सिस्टम एंड देन फ्रीडम और जेनरसिटी एंड परसेप्शन ऑफ करप्शन, लेवल ऑफ करप्शन क्या है, ये सारे इंडिकेटर के डेटा को सर्वे करके या कलेक्ट करके सेकेंडरी डेटाबेस नॉर्मली ये होता है, और इसको एनालाइज करके एक इंडेक्स जो है बनाया गया है, जिसमें आप ये देखेंगे कि विश्व के जो देश हैं इसमें अग्रणी देश जो है, विकसित जो बड़े बड़े देश हैं उसमें रैंकिंग में 1 to 5 में नहीं आते। जैसे यूएसए है, अमेरिका है, वो हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पर नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। तो अब ये देखिए कि इसमें आप ये देखेंगे इंडिया हैप्पीनेस इंडेक्स में कहाँ जो है वो एग्जिस्ट करता है। इसमें आप देखेंगे इंडियन जो है पीपल आर एक्चुअली कैटेगराइज इन द स्टेट ऑफ अनहैप्पीनेस स्टेट, जहाँ पर इसकी रैंकिंग जो है वो 126 है आउट ऑफ 143 कंट्रीज़। तो और थोड़ा सा ड्रॉप ही हुआ है अभी के समय में, लास्ट ईयर जो है वो 125 था, अभी जो है आपका 1 पॉइंट जो है वो 1 रैंक जो है डाउन हो गया है। और कई नेबर कंट्रीज़ से हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया जो है वो नीचे है। ये कहीं ना कहीं ये शो करता है कहीं और जो है प्रयास करने की ज़रूरत है, और हमारे यूथ जो हैं कहीं ना कहीं मेटलिज्म और मेटलिस्टिक एक्चुअली डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट की ओर फोकस कर रहे हैं, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। तो इसमें बट ओवरऑल मटेरियल और नॉन मटेरियल और क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल को लगातार जो है इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। इसमें गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एनजीओज़, सिविल सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन, सबको मिल करके इंडिया के हर एक सेक्टर्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा, और जीडीपी को इम्प्रूव करना है, एक्चुअली मटेरियल सिस्टम को इम्प्रूव करके, और सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को थोड़ा इम्प्रूव करके इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रीम के सारे समाज के लोगों को, समाज के सभी वर्ग के लोगों को इसमें जो है भागीदारी देते हुए हम भारत को जो है हैप्पी स्टेट या हैप्पी कंट्री बना सकते हैं। तो आज इतना ही। आज मैंने आपको बताया, क्या क्या बताया, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवधारणा कैसे विकसित हुई है। अभी के स्टेटमेंट हॉलिस्टिक जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है, वो विकसित हुआ है, वो मैंने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिया। अभी कौन कौन से मेजर्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, ये मैंने बताया आपको। अब और ये अक्सर जो है यूपीएससी में मेंस में ये चीज़ जो है ये पूछा जाता है, यूपीएससी आईएएस के मेंस में ये पूछा जाता है, व्हाट इज़ डेवलपमेंट एंड हाउ एंड व्हाट इज़ हैप्पीनेस इंडेक्स, व्हाट इज़ क्वालिटी ऑफ लाइफ, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। तो आज इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब जीवन सर ऑनलाइन। आपको बेहतर और अच्छे टॉपिक्स पर जो है मैं आपको एक अच्छा सा जो है टीचिंग क्लास जो है रिकॉर्ड करके भेजूँगा। थैंक यू सो मच।